बाप के गुजर जाने के बाद दोनों भाई जी जान से अपना काम संभालने लगे। दोनों भाई जब काम कर श्याम को घर आते तो दरवाजे पर खड़ी महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी देती और बाएं हाथ से अपने देवर लखन को। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी हर रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं उनके दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। शाम को जब दोनों भाई काम से लौटे तो लखन अपनी भाभी के बाएं हाथ से पानी पीने के लिए अपने खड़े होने के स्थान को बदलकर अपने बड़े भाई महेंद्र की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई महेंद्र उसकी जगह पर खड़ा हो गया। लखन की भाभी जब उनको पानी देने के लिए आई तो उसने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा लखन को दे दिया। ये देख, लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा, परंतु आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया। आप मुझे बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? लखन की बात सुनकर उसकी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम भी अपने लिए सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली ले आओ। भाभी की कही हुई बात लखन को चुभ गई। वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, ये लो तुम अपना पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ा और चल पड़ा। ये देख उसके बड़े भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना और बोला, नहीं भैया, अब तो तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वो घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर कांचीपुरम शहर में पहुंच गया। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण था उसकी जवान बेटी चंद्रकला का स्वास्थ्य। चंद्रकला दिखने में तो अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिस कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक कर पाना तो दूर, वे राजकुमारी चंद्रा की बीमारी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा को हमेशा यही दुख सताए जाता कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्यों, हकीमों और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ, तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसके साथ ही अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी। राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी की बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक का सारा किस्सा लखन को बताया। सारी बातें सुन लखन कुछ देर वहां खड़ा विचार करता रहा, फिर कुछ सोचकर वो राजमहल की तरफ चल पड़ा। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वो कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वो फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। अनजाने में वो पूरी तरह से उस नाग के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई, जिसके कारण वो हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका राजा एक बार अनमने ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे? लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया।
ये सब देख लखन दंग रह गया। वो बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वो सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। दम साधे लखन ये सारा माजरा देखता रहा। सारा माजरा देख उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ ये सांप ही है। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कमरे में आया और बेसब्री से उसने लखन से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुन राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का। एक जिंदा सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्रि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धार धार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गढ़ाकर उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल के घड़े ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया वैसे ही फुंफकारता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धार धार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वो सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था। उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्यपाट देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को ले लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा।